गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस हम अपनी इनसाइट के टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे। हमने ऑलरेडी इसमें 2 पॉलिटी के टेस्ट कर लिए हैं, तो मैं अभी दोबारा फिर पॉलिटी के कराऊंगी। ऐसे करके टोटल 5 टेस्ट हम पॉलिटी के इनसाइट्स के करेंगे। और ऑलरेडी मैं विज़न के भी आपको 2 टेस्ट पॉलिटी के करा चुकी हूँ, तो आप देख लो मतलब कि हमारे 7 टेस्ट पॉलिटी के हो जाएंगे। इसी तरह हम हर एक सब्जेक्ट के ऐसे इतने से टेस्ट कर लेंगे ना, तो आपका प्रीलिम्स तक ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वही पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का टेस्ट है, थोड़ा देखते हैं। With reference to the legislative powers of Rajya Sabha, consider the following statement: a constitutional amendment will can only be originated from Rajya Sabha. Yes, अगर only आता तो गलत है, ठीक है, क्योंकि constitutional amendment में लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी originate हो सकता है। Any bill becomes an act only after the passage in both the houses of the parliament. नहीं, कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता ऐसे कि भी पहले आपके पहले दोनों हाउसेस से पास भी होना चाहिए और उसके बाद उसका प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल होना चाहिए। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरी बात, राज्यसभा कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेटस। यस, की बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के मैटर पे क्या कर सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है। तो 1 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। Indian parliamentary system ensures the accountability of the executive by the legislature. In this context, which of the following are the instruments of the control over executive? आप लेजिस्लेचर किस तरह से एग्जीक्यूटिव पे क्या करती है, कंट्रोल रखती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन के अप्रूवल एंड रिफ्यूज़ल ऑफ लॉज, क्वेश्चन आर बजट अप्रूवल। तो भाई ये चारों के चारों हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है, जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इंश्योर तो करती है द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन से किसी को हटा भी सकते हो जो पार्टी मेजोरिटी में है। क्वेश्चन आर से आप हर एक चीज़ की उसकी मतलब कि पल पल की खबर ले सकते हो कि हाँ यार क्या चल रहा है, आपने क्या बजट अप्रूवल। तो ये 4 के 4 चीज़ें जहाँ से आप अपनी अकाउंटेबिलिटी बनाए रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। With reference to the parliamentary privileges, consider the following statement: the main purpose of such privileges is to enable the members of the legislature to represent the people and exercise effectively control over the executive. बिल्कुल बात है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमने इसलिए दिए हैं ताकि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो इजीली अपनी बात को क्या कर सकें, रख सकें, ठीक है, बिना किसी डर के। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर हैज द फाइनल पावर इन डिसाइडिंग द मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। बिल्कुल बात सही है। जो स्पीकर होता है या फिर जो मतलब राज्यसभा में जो चेयरमैन है उसके पास ही पावर है, वो डिसाइड करेगा कि क्या उसने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का कोई मतलब कि ब्रीच किया है, उसे तोड़ा है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements are correct about the appellate jurisdiction? Appellate jurisdiction of Supreme Court. A person can appeal to Supreme Court against the decision of High Court. बिल्कुल बात है, आप हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स अ पावर टू डिसाइड वेदर टू एडमिट अपील्स इवन व्हेन अपील इज नॉट अलाउड बाय द हाई कोर्ट। बात बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि उसको अपील एडमिट करनी है या नहीं करनी है, चाहे हाई कोर्ट ने अलाउ किया हो चाहे नहीं किया हो, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। रिसेंटली जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिस्टोरेशन वर्क मार्कंडेश्वर टेम्पल का स्टार्ट किया था, वो टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? गाइस, अगर आपने मेरी PT 365 की कल्चर की मैगजीन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मार्कंडेश्वर टेम्पल कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, आप वहाँ पे PT 365 देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स बाइकैमरलिज्म एट यूनियन एंड स्टेट लेवल। देखो यूनियन लेवल पे है राज्यसभा लोकसभा, लेकिन स्टेट लेवल पे हर एक स्टेट्स में नहीं है, तो इसका मतलब मैंडेटरी नहीं है। इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा इज द करेक्टर ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। बिल्कुल बात सही है। अभी आपको पता है राज्यसभा में क्या, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उस स्टेट के लिए सीट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिफरेंट स्टेट, ठीक है। ये क्या है, करेक्टर है हमारा एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, मतलब कि हमारी सिमेट्री नहीं है। जैसे USA में क्या, हर एक स्टेट के पास इक्वल सीट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सिमेट्रिक फेडरलिज्म है। हमारे क्या है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग राइट्स: राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, वोट, स्ट्राइक। कौन सा राइट है जो फंडामेंटल राइट है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भाई राइट टू एजुकेशन ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21A में है। सो ओनली 1 इज द राइट आंसर। जो राइट टू वेट है, नो डाउट वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 326, लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्क होता है, तो उसे आप अच्छे से पढ़ के तभी क्या करें, टिक करें। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: राइट ऑफ द मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी। देखो ये बात बिल्कुल सही है। जो आप मैंडेमस की जो होती है ना कि वी कमांड, वो सिर्फ आप पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ही इशू कर सकते हो, ठीक है। राइट ऑफ क्योर वारंट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक ऑफिसर्स ओनली एंड नॉट टू प्राइवेट ऑफिसर्स। ये भी बात बिल्कुल सही है। राइट टू हैबियस कॉर्पस इज इशूड फॉर अ रिलीज ऑफ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड अनलॉफुली बाय द स्टेट और बाय
प्राइवेट, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया हुआ है तो जो हाइबस कॉर्पस की रिट यही बोलती है कि आप उस बॉडी के लाओ, मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ हैबियस कॉर्पस की रिट का मतलब ही होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। जो ओल्ड टाइगर इंडिया एस्टीमेट्स रिपोर्ट है, ये अभी हमने कल भी पढ़ा था। अगर आपने मेरी डेली करंट अफेयर्स की विजन की मैगजीन देखते हो तो कल हमने पढ़ा था टाइगर एस्टीमेट की रिपोर्ट जो 2018 में। इसकी अभी ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन की 4th साइकिल रिलीज करी है प्राइम मिनिस्टर ने। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग। मध्य प्रदेश हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, बिल्कुल बात सही है। ऑल्सो हैव पॉजिटिव इंक्रीज इन नो, जो मेनली जो नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स है वहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला, स्पेशली छत्तीसगढ़ और मिजोरम में। जो टाइगर काउंट है वो प्रिपेयर्ड एवरी ईयर बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। देखो ये बात बिल्कुल सही है, जो टाइगर काउंट है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी करती है, लेकिन हर साल नहीं करती है, 4 साल में एक बार करती है। इस वजह से जो 1 स्टेटमेंट इज द ओनली राइट है, ठीक है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि हर एक स्टेट में इंक्रीज नहीं देखने को मिला, और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है कैन बी इनिशिएटेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर। यस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोई भी इनिशिएट कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ अ डेडलॉक ओवर द बिल बिटवीन द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर अगर डेडलॉक हो जाए तो क्या ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है? नहीं, ये आपको पता है। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन सिर्फ एक ऑर्डिनरी बिल्स में है, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में बिल्कुल भी नहीं है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज आर इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। आपको पता है इलेक्शन हमारे 2 तरह से होते हैं, फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन हमारे इंडिया में जो लोकसभा के या फिर जो लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन होते हैं वो हमारे फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम से होते हैं। तो उन्होंने पूछा तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से कौन से इलेक्शन होते हैं? प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट से, स्पीकर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा। देखो पहली बार जो लोकसभा का स्पीकर होता है उन्हें हम इलेक्ट करते हैं, नॉर्मली नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के, इनके तीनों के जो इलेक्शन होते हैं ना वो हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं। तो 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सैलरीज एंड द पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस आर ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो सुप्रीम कोर्ट की सैलरीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है, लेकिन हाई कोर्ट की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाती है, ठीक है। इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस आर बार्ड फ्रॉम टेकिंग अप गवर्नमेंट ऑफिस पोस्ट रिटायरमेंट। ऐसा कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायरमेंट के बाद किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में पोस्ट ले सकते हैं। किसी कमीशन में वो गवर्नर लग सकते हैं, किसी में चेयरमैन बन जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत होगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि रिटायरमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो किसी और अथॉरिटी में या किसी और कोर्ट में क्या कर सकता है, प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो इस वजह से क्या है, ये थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ सही है। आगे बढ़ते हैं। Consider the following statements about the Unlawful Activity Prevention Amendment 2019. Government is empowered to designate individual as terrorists. बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट के पास ही पावर है। The individuals can be banned from traveling once declared as a terrorist. बिल्कुल बात सही है। The Unlawful Activity जो एक्ट आया था 1967 was enacted after the Indo-Pakistan War। नहीं, यह हो गया था हमारा इंडो चाइना वार के बाद ही इनेक्ट हो गया था। इस वजह से ये स्टेटमेंट होगी गलत होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। With reference to the principle of collective responsibility in Indian Constitution, consider the following statement. आर्टिकल 74 की बात कर रही है। Collectivity responsibility ensures uniformity in opinion of the minister। बिल्कुल बात सही है। It mandates that the minister collectively and individually responsible to the House of People। No, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सिर्फ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को लेके, इंडिविजुअली नहीं होते। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछे तो इनकरेक्ट कौन सी होगी? हमारी सेकंड स्टेटमेंट। तो इस वजह से देखते हैं। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट। 2 सोशल वर्कर्स हैं, उनको इलीगली डिटेन करते हैं विदाउट प्रोविजन ऑफ बेल फॉर 2 years इन स्पाइट ऑफ मैनी अपील्स, ठीक है। उनके केस को कभी भी सुनवाई के लिए नहीं लिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उनके कौन कौन से राइट वायलेट हुए हैं? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, बिल्कुल सही है। आप किसी की लाइफ को क्या कर रहे हो? वायलेट कर रहे हो। राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, जब आपने उनको सुनाई का मौका ही नहीं दिया तो उनका राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल भी वायलेट हुआ। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यस। अब जो हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो वायलेट हुई है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या हुए? वायलेट हुए। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ऑल 3 आर द करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोलना है। डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, बिल्कुल बात है, ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल बात सही है। वाइल डीपीएसपी एंश्योर द वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी, बिल्कुल बात सही है। राइट टू प्रॉपर्टी द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन, नहीं बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, आपको पता है ये बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज विद लेजिस्लेशन, बिल्कुल बात सही है। आपको कोई वो रूल बना सकते हैं कि आपको फंडामेंटल ड्यूटी क्या कोई फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसमें जो सी है वो क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो ग्रेट हॉर्न्ड राइनो है वो कॉमनली सीन इन न्यूज़। गाइस अभी तक हम 2 के बारे में पढ़ चुके हैं,
एक तो हमारी ग्रे वोल्फ पढ़ी थी, उसके बाद हमने एक एशियाटिक गोल्डन गोट पढ़ी थी, सॉरी एशियाटिक गोल्डन कैट पढ़ी, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरे साथ जो मैंने आपको बोला हो कि यार एक पेज पे लिख लेना, होप तो आप ये कर रहे हो। तो अब वहाँ पे आप एक और नाम लिख लो, ग्रेट वन हॉर्न हीरो। अब हम देखते हैं इसका क्या स्टेटस है हमारे IUCN लिस्ट में। पहली बात तो उन्होंने पूछा कि जो ग्रेट वन हॉर्न रीनो है क्या सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द WPA। देखो जो वन हॉर्न रीनो है ये नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, मतलब कि नेपाल में भी पाई जाती है, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया में पाई जाती है। इंडिया में ही मेनली जो है ना असम में पाई जाती है, काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। तो इट इज़ प्रोटेक्टेड, ये बात बिल्कुल सही, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है कि सिर्फ इंडिया में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट। देखो इसका हम एक बार स्टेटस देख लेते हैं क्या है। ये वल्नरेबल लिस्ट में है, तो गाइस इसको नोट कर लो, ये IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इन्वेस्टेड ऑटोनॉमी इन द फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द ऑटोनॉमी ऑफ एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जो ऑटोनॉमी दी हुई है वो क्या प्रोविजंस हैं जो इनकी ऑटोनॉमी को अपहोल्ड करते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेनर फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल बात है। एक्शन एंड डिसीजन ऑफ द जजेस आर इम्यून फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म, बिल्कुल बात सही है। सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज टू बी अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है, नो डाउट ये रूल है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। तो 1 और 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गाइज अगर आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो मैं आपको PDF भेज दूंगी अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि इसका अलग से कोई लिंक नहीं है, ठीक है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे पाऊँ, ठीक है। तो इस वजह से आपको उसके लिए टेलीग्राम मेरा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पर आपको PDF दे दूँगी जितने मैंने आपको अभी तक टेस्ट कराए हैं, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यस, हमने लगा भी रखी है। पब्लिक हेल्थ मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा भी रखी, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सोशल इविल्स। यस, अगर यार कहीं पे सती ये सब सोशल इविल्स हो रही है तो उनको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकते हैं, बिल्कुल बात है। इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हमारी इंडिया सेकुलर कंट्री है तो ये किसी भी ऑफिशियल रिलीजन को नहीं मानती। तो बोथ ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। जर्मनी, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली। कौन सी कंट्रीज में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो जर्मनी, फ्रांस और इटली में है। जापान और कनाडा में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो 1, 4 एंड 5 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्शन कमीशन कैन पोस्टपोन और कैंसिल द इलेक्शन इन द एंटायर कंट्री, बिल्कुल बात सही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन। नहीं, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन वो है ना, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम नहीं करता, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट वो गलत होगी, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट, ठीक है। तो हम पढ़ भी लेते हैं। देखो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह, ये हमने इसको प्रोविज़न इसलिए दिया ताकि वो पंचायत में क्या फ्री और फेयर इलेक्शन करा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें 29 मेंबर स्टेट्स हैं फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, बिल्कुल बात सही है। इट इज़ एस्टैब्लिश विद द साइनिंग ऑफ वाशिंगटन ट्रीटी, बिल्कुल बात सही है। इंडिया हैज़ रिसेंटली बीन इंडक्टेड एज अ मेंबर ऑफ नाटो। नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो इस वजह से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट तक करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल बात सही है। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड अगेंस्ट बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, बिल्कुल बात सही है। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल टू फॉरेनर्स एंड सिटीजन। नहीं, फॉरेनर्स को जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है, तो कुछ आर्टिकल्स हैं जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स के लिए नहीं है, तो इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो भाई, अगर आपको ये पढ़ना है तो आप ये PDF मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे हमने फॉरेनर्स को नहीं दिए हुए, ठीक है। जैसे आर्टिकल 15 नहीं दिया हुआ है ना, आर्टिकल 16 नहीं दिया हुआ, आर्टिकल 19 नहीं है, आर्टिकल 29 नहीं है और आर्टिकल 30 नहीं है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट। जो डीलिमिटेशन कमीशन कौन अपॉइंट करता है? भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स कम्स अंडर द एम्ब्रेला ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर कौन कौन से राइट्स आते हैं? राइट टू प्रीच रिलीजन, यस। राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन, यस। राइट टू एस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यस। तो आप ये तीनों राइट्स किसके अंदर है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट देखते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल बात सही है। आर्टिकल 52। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ मिनिस्टर ऑफ। नहीं, ये कैबिनेट की रिटन एडवाइस पे क्या कर सकता है? नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। अगर यहाँ पे कैबिनेट होता देन ये स्टेटमेंट सही होती। प्रेसिडेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद 8 एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, कैबिनेट नहीं होता। इस वजह से सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जो DPSP है वो फंडामेंटल है इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री, ठीक है।
येस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अलाउज कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, येस बिल्कुल बात सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर, आपको पता ही है, उनमें कुछ स्टेटमेंट देते हैं। जो गुरुद्वारा है जो करतारपुर में, वो रिवर रावी के बैंक पे सिचुएटेड है, ये बात बिल्कुल सही है। कॉरिडोर ज्वाइन करेगा इंडिया की साइड के जो करतारपुर को पाकिस्तान ने ये उल्टा कर दिया, पाकिस्तान के जो साइड में करतारपुर है उसको इंडिया के साथ कनेक्ट करेगा, तो इनकरेक्ट कौन सा, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो यूएसए हैज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। जापान का पार्लियामेंट्री सिस्टम है विद एम्परर एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, सही है। जो फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, यस, तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर द करेक्ट। ठीक है, देखो हाँ मैं समझ सकती हूँ कि आपको वर्ल्ड की नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसी होती हैं कि आप जो भी टेस्ट सीरीज में कर रहे हो तो वहाँ से जो आप गेन कर सकते हो, तो या जहाँ से आपको पता चले तो आप उसके बारे में जान सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। With reference to the union executive, consider the following statement. Executive is the organ of state responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature. Yes, देखो लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि उन लॉज का इंप्लीमेंटेशन कराना, तो एग्जीक्यूटिव का काम यही है, बिल्कुल सही बताया। सिविल सर्वेंट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सही है। कल को आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, तो आप क्या बनोगे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का क्या बनोगे, पार्ट बनोगे, ब्यूरोक्रेट्स बनोगे। जो अटॉर्नी जनरल है वो इंजॉय करता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, नहीं। तो पहली बात जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे क्या करता है, काम करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इस वजह से क्या गलत हो गई, तो ओनली 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो आप पढ़ सकते हो, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो कि आर्टिकल 76 में है, डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, दो फंक्शनल परफॉर्म बाय द लॉ मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। With reference to the private member bill, consider the following statement. A bill seeking for a division of state can be introduced as a private member bill. When a non-minister proposes a bill, it is called a private bill. Yes, the bill can be introduced only by the MPs belonging to the ruling party. देखो भाई ऐसा नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मिनिस्टर नहीं है बस उसके द्वारा अगर जो बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उन बंदे को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। अब वो रूलिंग पार्टी से भी हो सकता है, अपोजिशन पार्टी से भी हो सकता है, इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो गई है, ठीक है। एक जो सिर्फ मनी बिल होते हैं ना, वो क्या होता है, मिनिस्टर क्या कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है, तो उसके अलावा और कोई भी बिल हो ना, वो क्या एक प्राइवेट मेंबर इनिशिएट कर सकता है। इस वजह से फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट हैज द फाइनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, बिल्कुल बात सही है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल बात सही है। वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें सभी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, वोट करते हैं। जो फॉर्मल इम्पीचमेंट मोशन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, नहीं, देखो वाइस प्रेसिडेंट को सिंपली जो राज्यसभा है ना वो क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। जो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग जो न्यूज़ में है वो किसका प्रोजेक्ट है भाई, ये OECD का प्रोजेक्ट है। किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द राज्यसभा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज द फैक्टर दैट डिसाइड्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। इसमें हमारा शेड्यूल 4 है, ठीक है, जो क्या करता है, जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है उस हिसाब से राज्यसभा में उस स्टेट के लिए उतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी, उतनी सीट्स होगी। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा बिलोंगिंग टू यूटीज आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज दैट इज कंस्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस, बिल्कुल बात सही है। मेंबर ऑफ द राज्यसभा शुड बी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट और यूटी फ्रॉम वेयर ही शी इज कॉन्टेस्टिंग फॉर अपर हाउस, नहीं, ये देखो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा में अगर आपने क्या करना है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लड़ रहे हो तो आप कहीं के भी रेजिडेंट हो सकते हो, ठीक है, किसी भी स्टेट के रेजिडेंट हो सकते हो, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा नहीं है, आपको उस स्टेट का मेंबर होना पड़ता है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट, किसके पास बाइक मैरिज लेजिस्लेचर नहीं है, आपको पता है 7 स्टेट्स हैं जिनके पास बाइक मैरिज लेजिस्लेचर है, ठीक है, जिसमें से भी जो जम्मू कश्मीर है वो अभी जा चुका है, ठीक है। कर्नाटक में भी, महाराष्ट्र में भी, तेलंगाना में, तमिलनाडु में नहीं है, तो तमिलनाडु क्या है इसका करेक्ट आंसर। 29 जुलाई 2019 को हमने एक अर्थ ओवरशूट डे को तरह सेलिब्रेट किया गया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अर्थ ओवरशूट डे वो डेट होती है व्हेन ह्यूमैनिटी एनुअल डिमांड ऑन द नेचर एक्सीड्स व्हेन अर्थ कैन रीजनरेट ओवर द एंटायर, बिल्कुल बात सही है। देखो जो अर्थ एक एंटायर ईयर में जो जनरेट कर सकती है वो हमने क्या है उससे पहले ही खत्म कर लिया, ठीक है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, बिल्कुल बात सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। तो गाइज ये आप अलग से लिख लो, अर्थ ओवरशूट डे का कौन कैलकुलेट करते हैं, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क करती है, ठीक है। With reference to the Council of Ministers, consider the following statement. Council of Ministers, consider the following statement. Council of Ministers shall hold office during the pleasure of President. Yes, ठीक है।
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, बिल्कुल बात सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को लेकर, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं ना ये आर्टिकल 74। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि हाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो लिमिट है ना वो 15% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो यही बस लिखा हुआ है, ऐसा कोई मैक्सिमम नंबर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। तो 1 और 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। हम पढ़ सकते हैं 91st अमेंडमेंट एक्ट ने जो स्ट्रेंथ ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी उसको फिक्स नहीं था, पर उसको पीएम को बोल दिया कि उसको 15% से ज़्यादा स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करना, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, बिल्कुल बात सही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट इशू कर सकते हैं, जिसमें हाई कोर्ट्स का जो दायरा है वो ज़्यादा है, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ जुडिशियल सर्विस बिलो द डिस्ट्रिक्ट जज आर मेड बाय द हाई कोर्ट, ये बात बिल्कुल सही है। बिलो जो डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट होता है कौन करता है, वो हाई कोर्ट करता है। तो बोथ 1 और 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कम अंडर द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अंदर जो नहीं आता, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट या बोथ ए एंड सी। देखो फॉरेस्ट नहीं आता, फॉरेस्ट क्या है वो उसमें आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट का जो गवर्नेंस होता है वो यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट दोनों देख सकते हैं, मतलब आई मीन सेंटर और स्टेट दोनों उस पर लॉज बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज द 10th शेड्यूल जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट में हमारे ऐड हुआ था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटेन इन द 10th शेड्यूल, बिल्कुल बात सही है। इफ अ मेंबर वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड, यस। अगर आपने वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप त्याग दी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिसीजन ऑफ स्पीकर इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल, यस। स्पीकर के डिसीजन को भी जुडिशियल रिव्यू के लिए एलिजिबल है, ठीक है। आप स्पीकर के डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आउट द बिल ऑफ राइट, देखो जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं ना, उसी को यूएसए में बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बिल ऑफ राइट्स का मतलब यही है, क्या है, फंडामेंटल राइट्स। चलो इसके बारे में जरा देखते हैं क्या है। अब बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल बात सही है। बिल ऑफ राइट निगेट्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इंडिविजुअल निगेट्स करता है, बल्कि वो तो देता है ना आपको, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। लेजिस्लेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक एक्शन कैन बी हेल्ड इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स, अगर कोई लॉ ऐसा बना है या कोई ब्यूरोक्रेटिक कोई एक्शन है जो आपके राइट को वायलेट करे तो उस लॉ को हम क्या कर सकते हैं, नल एंड वॉइड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंटली लॉन्च स्टडी इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया को जो भी रिसेंटली लॉन्च किया है उसके बारे में, ये भी मैंने करंट अफेयर्स में कवर कराया, अगर आप मेरी करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो। प्रोग्राम फोकसेज ऑन अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्रीज अक्रॉस यूरोप एंड साउथ अमेरिकन, नहीं, हम मेनली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज से करें, ठीक है। यूरोप और यार अमेरिका कंट्रीज़ में तो खुद ही ऑलरेडी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो वो कोई यहाँ पे क्यों आना चाहेगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव MHRD, बिल्कुल सही है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यस, ये बात बिल्कुल सही है। जॉइंट इनिशिएटिव है इतने सारे मिनिस्टर का, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट ट्रू अबाउट वही प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन को भी आई थिंक हम बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, आर्टिकल 22 के अंडर आता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं 3 मंथ्स एट द फर्स्ट इंस्टेंस, बिल्कुल बात सही है। प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउज द गवर्नमेंट टू प्लेस अ पर्सन अंडर डिटेंशन इवन कमिट विदाउट कमिटिंग द, यस। प्रिवेंटिव डिटेंशन में हम उन्हीं लोगों को बुक्ड करते हैं जिन्होंने अभी तक क्राइम ना किया हो, लेकिन वो क्राइम करने वाले हैं या जो प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई, अ पर्सन एक्स, किसी को हमने अरेस्ट कर लिया ऑन द चार्जेस ऑफ द इलीगल पोजेशन ऑफ द नार्कोटिक सब्सटेंस, इन दिस कॉन्सेप्ट, अब उस जो हमने जिस बंदे को अरेस्ट किया उसके पास क्या राइट है, जरा हम देख लेते हैं। अ पर्सन एक्स शुड गेट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ, बिल्कुल बात सही है। अ पर्सन एक्स कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, बिल्कुल बात सही है। अ पर्सन एक्स को शुड बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ, ये बात बिल्कुल सही है। देखो इसमें क्या करा है, आर्टिकल 22 की बात करें, अगर आप किसी को भी अरेस्ट करते हो तो 24 घंटे में आप उसे कोर्ट के सामने आपको पेश करना है। उसके बाद पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने लिए लायर वो कर सकता है, हायर कर सकता है ताकि वो डिफेंड कर सके, ठीक है। और उसको गवाही नहीं दे सकते, उनको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो, मतलब जानबूझ के जैसे पुलिस टॉर्चर करते हैं ना कि नहीं तुम बताओ, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ, नहीं देखो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम सिर्फ प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को हम अगर हमने मिसकंडक्ट किया है या फिर वो अनसाउंड माइंड का है तब हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। अ मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जज मस्ट बी अप्रूव बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। देखो जब भी हम जज को रिमूव करते हैं पहली बात तो प्रेसिडेंट ऑर्डर से करते हैं, नो डाउट कि जो उसका जो रिजोल्यूशन है वो दोनों हाउसेज की स्पेशल मेजोरिटी से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। इस वजह से सेकंड मोशन स्टेटमेंट पे गलत हो गया, तो नाइदर 1 नाइदर 2 क्या इसका करेक्ट स्टेटमेंट।
Consider the following statement. Supreme Court has exclusive jurisdiction over disputes arising out of the sharing of water. देखो आपको पता है इन वाटर डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं सुनता, इसके लिए अलग से जो ट्रिब्यूनल है वही सुनता है। आर्टिकल 262 के अंडर जो क्या है रिवर डिस्प्यूट्स को सुना जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इन्होंने क्या लिखा था, वर्ल्ड फेडरेशन एक्सप्लिसिटली मेंशन नो, कहीं भी नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा, तो फेडरेशन कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ द फेडरल, यस फेडरल जो डिस्प्यूट है उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। कोई भी दो स्टेट्स में अगर डिस्प्यूट हो जाए या सेंट्रल स्टेट्स में डिस्प्यूट हो जाए तो सिर्फ स्टेटमेंट थर्ड क्या करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो उत्कर्ष 2022, देखो वही गाइस मैं आजकल पीडी 365 इकोनॉमी करा रही हूँ। अगर आपने मेरे करंट अफेयर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा उत्कर्ष 2022 क्या है, जो कि रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा था। इस एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है ताकि हम जो आरबीआई की जो परफॉर्मेंस है उसमें एक्सीलेंस अचीव कर सके, ठीक है। तो मैं तभी बोलती हूँ करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किए हैं अभी तक तो यार आप वीडियोज़ देख लो, ठीक है, तो आपको ईजी हो जाएंगे करने में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन डील विद द सेंटर स्टेट रिलेशन के कमीशन में कौन कौन डील करता है? राजा मन्नर कमीशन, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, इतना तो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पंच कमीशन, तो वही चारों के चारों कमीशन है जिन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशन के रिलेटेड क्या किए, कमेटी हमने जो बैठाई थी। सबके बारे में देखो पूरी डिटेल दे रखी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी। विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट रूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट असेंबली इज टेकन ओवर बाय द पार्लियामेंट। ये जब कभी भी प्रेसिडेंट रूल क्यों लगता है, क्योंकि उसकी स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी है वो ऑलरेडी फेल हो चुकी है, तभी जो स्टेट असेंबली की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो पार्लियामेंट के द्वारा ले ली जाती है। अब प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द विद इन द 2 मंथ विद, बिल्कुल सही। देखो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब हम क्या करते हैं, जो वो पहले दोनों हाउसेज से अप्रूव होनी चाहिए लेकिन वो विद इन 1 मंथ होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में क्या है, वो पार्लियामेंट से विद इन 2 मंथ्स में अप्रूव होनी चाहिए। द गवर्नर हैज़ द पावर टू रिकमेंड द प्रेसिडेंट रूल, यस गवर्नर के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर सके। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आज का, with respect to the local self government consider the following statement, all the 3 level of the पंचायती राज institution are elected directly by the people, बात बिल्कुल सही है ये। if the state government dissolves the पंचायत before the end of its 5 years term, fresh election must be held within 6 weeks, नहीं 6 months में रखने होते हैं इलेक्शन, 6 वीक्स में नहीं है। इस वजह से ये क्या होगी, ये स्टेटमेंट गलत होगी। 1/3 ऑफ द पोजीशन इन ऑल द पंचायत इंस्टीट्यूट आर रिजर्व टू वुमेन, ये बात बिल्कुल सही है। तो 1 and 3 स्टेटमेंट तक करेक्ट। तो गाइस हमने आज के 50 क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, मैं उस पर शेयर कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल।